और भारत की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 कहाँ तक सक्षम है? क्या इस नीति में कुछ सुधारों की आवश्यकता है? तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उसको डिटेल में थोड़ा-सा बताएँगे। उसके बाद यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ डिटेल में बताएँगे थोड़ा-सा, और उसके बाद इसकी क्षमताएँ देखेंगे कहाँ तक सक्षम है, यानी कि इसकी भूमिका, इसका प्रभाव देखेंगे कहाँ तक रहा है, और फिर इसमें सुधार देखेंगे। तो मैंने इसमें लिखा है, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लाया गया है। ये सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 3 की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता है। ये मैंने भूमिका लिख दी है। उसके बाद मेन बॉडी में आ गए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की भूमिका लिख दी है। स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5 करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा में देखो 5 से 6% करने का है, कौशल विकास में भी 5 से 6% के लिए कहा गया है, और स्वास्थ्य में अभी इसमें 1.04% खर्च होता है लगभग, उसे 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है इस स्वास्थ्य नीति में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.7 से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। हालाँकि इससे वृद्धों की जनसंख्या बढ़ेगी, ये सवाल पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, कि वृद्धों की संख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है, क्या-क्या समस्या आ सकती हैं? एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया था, ये टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता पे भी जोर देता है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.1 पर लाना है। 6 रोगों को समाप्त करके 25 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों, बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, जैसे आयुष्मान भारत योजना, और औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करना है, जैसे मेक इन इंडिया। अपने यहाँ भी बड़ी आसानी से सुलभता के साथ इनका विनिर्माण करना है। स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना है। शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करना है। सुरक्षित एवं चिकित्सा सहायता के लिए के साथ प्रसव, मतलब सुरक्षित एवं चिकित्सा सहायता के साथ प्रसव, जो प्रसवों को आसान प्रसव करना है, मतलब सुरक्षित प्रसव इसे बोलते हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार, ये मुझसे पॉइंट छूटा था। ज़रूरी नहीं कि पॉइंट कुछ छूट जाते हैं, लेकिन जो जो लिखे वो प्रभावी होना चाहिए। सुधारों की क्या-क्या आवश्यकता है? 70% स्वास्थ्य सेवाएँ निजी क्षेत्रों में है, निजी क्षेत्रों के नियंत्रण में है, अतः सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने, यानी बेहतर संवाद किया जाए। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं के उच्च उपयोगकर्ता शुल्क, मतलब मैक्सिमम कितना रुपया किस सेवा के लिए है, ये उस पे उल्लेख होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पे लिखा होता है, रेट लिखा होता है वैसे ही, उससे ज़्यादा किसी से लिया नहीं जाना चाहिए थे। पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। बुनियादी एवं प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा संरचना में सुधार किया जाए। अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों एवं आवश्यक उपकरणों की कमी दूर की जाए। ये तो आपको पता है, प्रशिक्षकों की कमी है, प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1000 लोगों पे 1 चिकित्सक होना चाहिए। हालाँकि अब स्थिति सही हुई है, 836 शायद हो गया है। 836 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर अपने यहाँ उपलब्ध है। लेकिन इस नीति का यही उद्देश्य था। और छठा पॉइंट मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2015 को प्रवर्तित करके लागू किया जाए, यानी स्वास्थ्य को एक अधिकार के रूप में परिभाषित करने की जरूरत है। निष्कर्ष मैंने नहीं लिखा था इसमें, तो इसमें कमेंट भी आया है निष्कर्ष का। फिर अगला है, वर्तमान में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की सामाजिक आर्थिक विकास में चुनौती बन गए हैं। आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी एनजीओ इसमें कैसे सहायक हैं ये भी बताना है, चुनौती बने ये भी बताना है, यही आलोचनात्मक परीक्षण है। पहले तो हम चाहे चुनौती बता दें, उसके बाद सहायक बता दें कि किस तरह सहायता करते हैं। तो सबसे पहले विश्व बैंक के अनुसार इसकी एक छोटी-सी परिभाषा दी गई है। वैसे तो इसकी सटीक कोई परिभाषा नहीं है। गैर सरकारी संगठन वे समूह संस्थाएँ हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय मानवीय उद्देश्यों, जैसे गरीबों के हितों का संवर्धन, पर्यावरण अच्छा सामाजिक विकास आदि कार्य करते हैं। तो ये हमने भूमिका दे दी। उसके बाद बताएँगे कि ये आर्थिक विकास में बाधा कैसे डालते हैं, बाधक कैसे हैं। तो आईबी एक संस्था है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार कुछ गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल कार्य करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक, आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विदेशी सहायता प्राप्त कुछ गैर सरकारी संगठन अलगाववाद है, माओवाद है, धर्मांतरण है, गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न है। ये भी सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं इस तरह से।
फिर लिखा मैंने, ये राष्ट्रीय विकास में बाधा पहुँचाते हैं, राष्ट्रीय विकास को बाधित करते हैं, जीडीपी पर लगभग 2 से 3% ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं। ये आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक बाधा हो गई। लेकिन मैंने बताया कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो भारत के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायता भी करते हैं। ये समाज की आवाज़ बनते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राष्ट्रीय नीति निर्माण में समाज की छवि प्रस्तुत करते हैं, समाज क्या चाहता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, गरीबी उन्मूलन में सहायक हैं, शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता लाते हैं। और इसमें देखिए कुछ चीज़ें छूटी हैं, सामुदायिक विकास की भावना को बढ़ावा देते हैं, भोजन है, शिक्षा है, सूचना का अधिकार है, इन सबको मजबूत करते हैं। फिर मैंने एक निष्कर्ष लिखा है कि गैर सरकारी संगठन जो है सामाजिक उन्नति में सहायक है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्याओं को नियंत्रित करने, वित्त की निगरानी करने और उन पर उचित नियमों को लागू कर समाज में इनकी